नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अच्छी से अच्छी पोर्टफोलियो प्लानिंग भी महंगाई से डिरेल हो सकती है। अगर निवेश करते समय महंगाई दर को ध्यान में नहीं रखा तो लक्ष्य तक पहुंचने पर भी पैसे कम पड़ सकते हैं। आज जानेंगे महंगाई को मात देने वाले निवेश की प्लानिंग कैसे आप करें। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जरा उनका पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ, और विकासपुरी, हेड कंप्लीट जोन, माफ कीजिए वेस्ट जोन, कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। फिरोज और विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि आपने बेहतरीन से बेहतरीन पोर्टफोलियो प्लानिंग कर ली, लेकिन जैसे जैसे अपनी निवेश की जर्नी में आगे बढ़े तो ये मालूम चला कि हमने तो महंगाई के हिसाब से पोर्टफोलियो प्लानिंग की ही नहीं थी, और ये एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट निवेश का मिस कर दिया। और ऐसा आम तौर पर लोगों के साथ होता है। पर महंगाई की जब हम चर्चा करते हैं फिरोज, तो महंगाई को हम कैसे समझें, क्योंकि महंगाई काफ़ी मल्टीपल लेवल्स पर हमें परेशान करती है। स्वाति जी, देखिए, महंगाई इतनी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम है कि महंगाई को फैक्टर इन किया जाए। अगर हम सोचें, इंट्रोस्पेक्ट करें, तो पैसे को जब स्टोर किया जाता है, वो आपकी फ्यूचर कंजम्पशन के लिए स्टोर किया जाता है। जब अगर कुछ पैसे स्टोर कर रहे हैं, अगर समझिए कि मैं एक उदाहरण दूं, ये शर्ट मुझे खरीदना हो 2 साल बाद, मैं आज ही खरीद के अलमेरा में रखूं, या पैसे 5,000 या 10,000 रुपए शर्ट के 5,000 रुपए में रख देता हूं। अब सोचिए कि 2 साल बाद ये पैसे बढ़ के 5,000 से 7,000 हो गए। तो मैं तो बड़ा खुश हूं कि भाई 5,000 लगाए थे, 7,000 हो गए। अब अगर मैं इस 7,000 रुपए लेके जाऊं 2 साल बाद दुकानदार के पास और बोलूं कि मुझे शर्ट दे दो, अगर वो शर्ट अब 8,000 का हो गया हो, तो मुझे तो शर्ट नहीं मिल पाया। तो इसीलिए पैसे की बढ़त शर्ट की प्राइस की बढ़त से ज्यादा होनी चाहिए, वरना आपकी ऑप्टिकली तो यूर इंक्रीजिंग वैल्यू, बट आपकी जो परचेजिंग पावर है, वो पैसे की जो स्टोर कर रखे हैं, वो कम हो रही है। तो इसीलिए महंगाई को मात देना सबसे महत्वपूर्ण चीज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। वरना तो आज ही खर्च कर दें, बेहतर है। मैं शर्ट खरीद के अलमेरा में रख लूं, वो बेहतर है, क्योंकि शर्ट मिल तो गई। सो दैट्स व्हाई महंगाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब महंगाई में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो गवर्नमेंट आरबीआई पब्लिश करती है, वो महंगाई जो है ना, मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट नहीं होती, क्योंकि जो एचएनआई की इन्फ्लेशन है, या कोई भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो जो पैसा खर्च करते हैं, वो सीपीआई के मुताबिक नहीं करते। सीपीआई मानता है कि भाई 60% पैसा आपका किराने की दुकान पे और पेट्रोल और डीजल पे खर्च होने वाला है, ट्रांसपोर्ट पे। ज्यादातर मेट्रो में रहने वाले कोई भी अपनी आधी से ज्यादा सैलरी खर्च उस पे नहीं करते। सो आपकी खुद की महंगाई, जैसे मेडिकल इन्फ्लेशन 10-11% है इंडिया में, एजुकेशन इन्फ्लेशन 9.5% की है। तो जहां आपका गोल है, उसकी महंगाई को भी परखना एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। उसके बगैर आप अपने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, स्वाति जी। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू हैव टू बी वेरी चौकन्ना जब महंगाई की बात आती है। बिल्कुल, और इसका तो असर हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी नजर आता है। हम अपने महीने का बजट बनाते हैं। पिछले महीने हमने देखा जो ग्रोसरी का सामान हमारा मानिए 15,000 रुपए में आता था, वो कुछ महीनों के बाद हमने समझा कि अब ये सेम सामान आपका 18-20 हजार रुपए में आ रहा है। मतलब वही सामान की कीमत बढ़ गई, पैसे आपके उतने ही, लेकिन आप ज्यादा पैसे खर्च करें उस सामान के लाने के लिए। और जैसा फिरोज ने भी बताया, पढ़ाई का खर्च, एजुकेशन इन्फ्लेशन, इलाज का खर्च, मेडिकल इन्फ्लेशन, ये कुछ ऐसी महंगाई है जो हमारे इर्द गिर्द कुंडली मार के बैठी है, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रियल रिटर्न का। विकास, हम यूजुअली जो शुरुआत से हम शो की बात कर रहे हैं, हम एक आमतौर पर मोटा मोटी रिटर्न निकाल लेते हैं कि मुझे अपने निवेश से 11% 12% रिटर्न चाहिए। ऐसा रिटर्न मिले जो कि आने वाले टाइम में मुझे मुनाफा बना कर दे, जमा कर दे एक अच्छा वेल्थ। लेकिन शायद हम इसमें ये ऐड करना भूल जाते हैं कि क्या हमने इनफैक्ट महंगाई को फैक्टर इन किया भी कि नहीं फैक्टर इन किया। तो यहाँ पर रियल रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है? धन्यवाद स्वाति। तो एक आपके शो के माध्यम से थोड़ा सा दर्शकों को और क्लैरिटी देना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन एक हमारे बॉडी में जैसे ब्लड प्रेशर है, वो अगर बहुत अधिक हो जाए तो भी खराब है और बहुत कम हो जाए तो भी खराब है। तो हमारी इकोनॉमी के लिए वैसा ही है कि जो इन्फ्लेशन है वो अगर नॉर्मल है, जैसे मान लीजिए 4 से 5% की दर है, जो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मानते हैं कि
नॉर्मल इन्फ्लेशन है वैसी रहेगी तो ठीक है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन हाई हो जाए तो फिर वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है, बिकॉज जैसा फिरोज जी ने बोला कि जो हम सामान आज की डेट में खरीद रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन हाई है तो हमें नेक्स्ट ईयर या अगले 1-2 साल के बाद में वो सामान खरीदने के लिए हमें अधिक पैसे चाहिए। तो अब आप रियल रिटर्न की जब बात करते हैं तो मान लीजिए हमारा इन्फ्लेशन प्लस जो जीडीपी ग्रोथ है, अगर हमारा इन्फ्लेशन बहुत हाई हाई है तो हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट की यील्ड है या पोर्टफोलियो की यील्ड है उसको इन्फ्लेशन को बीट भी करना है और उससे थोड़ा अधिक भी होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ टैक्स कॉम्पोनेंट ऑल्सो अटैच टू इट। तो इन्फ्लेशन खाली आपका ऐसा नहीं कि आपने इन्फ्लेशन को मीट कर लिया या बीट कर लिया तो हमारा काम हो गया। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए 7% की एफडी आप करते हैं और उसमें अगर 33% या 30% टैक्सेशन चला गया तो इन्फ्लेशन तो बीट ही नहीं हुआ, बीट भी नहीं हुआ। लेकिन यदि हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या मान लीजिए आज की डेट में ब्याज दरें थोड़ी ऊपर है, अगर 8-8.5% भी मिल गया और उसमें भी अगर आपका इन्फ्लेशन मीट करके या बीट करके फिर उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी आपकी आपको लिए उतना छोड़ती नहीं है। जैसा कि रोजी ने बोला कि फूड इन्फ्लेशन या अदर इन्फ्लेशन या मेडिकल इन्फ्लेशन जो है वो 9-10% के ऊपर भी जाती है। तो रियल रिटर्न के लिए आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो की जरूरत है जो आपका इन्फ्लेशन को बीट करे, आपके टैक्सेशन को भी ध्यान में रखे, फिर उसके बाद जो बचता है तब जाके आपकी जरूरतें पूरी होगी। तो आइडियली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो एक 11-12% या 10-11% के ऊपर का पोर्टफोलियो है, इसको हम एक सही मापदंड में मानेंगे कि ये पोर्टफोलियो आपका एक डिसेंट रिटर्न दे रहा है। इसके नीचे जो भी होगा तो बहुत कट टू कट सिचुएशन चलेगी। हाँ बिल्कुल, अगर आप इन्फ्लेशन से नीचे ही अपनी कमाई कर रहे हैं तो वो तो आप डेफिसिट में हैं। आप मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं, अच्छा, लेकिन इन्फ्लेशन आपका वो मुनाफा खा रहा है। तभी हम कह रहे हैं कि महंगाई को मात देने वाला इन्वेस्टमेंट कैसा हो। फिरोज, हम एक इन्फ्लेशन का अपने पोर्टफोलियो पर कैसे इम्पैक्ट देखते हैं? क्योंकि इस उदाहरण से कई लोगों को शायद मालूम चल जाए कि जो उन्होंने एक आइडियल अमाउंट रखा था, मानिए अपने रिटायरमेंट के लिए, कोई 30 साल का कोई व्यक्ति है, उसने सोचा कि मैं 30 साल के बाद रिटायर हो जाऊं और रिटायरमेंट पे मुझे लगभग 2 करोड़ रुपए चाहिए। ये सोच के कि 2 करोड़ रुपए तो बहुत रकम होती है, लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं फैक्टर इन किया कि 2 करोड़ रुपए की कीमत होगी क्या 30 साल के बाद। तो इसको जरा उदाहरण से समझाइए कि महंगाई जब यहाँ पर जुड़ जाती है तो इस 2 करोड़ की वैल्यू रह क्या जाती है 30 साल के बाद। सही कहा स्वाति जी, हम सब प्रचार करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, कंपाउंडिंग का फायदा होता है। वैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इन्फ्लेशन भी कंपाउंड हो जाता है। तो जो दुश्मन है पैसे का या बढ़त का, वो भी तो कंपाउंड हो रहा है। तो इसीलिए आपको ऐसा पोर्टफोलियो डिजाइन करना है जो मात दे पाए ना। आपकी जो प्रश्न है कि क्या आंकड़े निकलते हैं, 2 करोड़ रुपए में अगर इन्फ्लेशन की फैक्टरिंग ना करें और 12% की ग्रोथ देखें, तो पैसे बढ़ के आपको 6,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी पर मंथ 2 करोड़ हासिल करने में, अगर महंगाई को फैक्टर इन ना करें। अगर महंगाई को फैक्टर इन करें, ऐसी भी बड़ी बड़ी इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे एजुकेशन इन्फ्लेशन तो ज्यादा है। बेसिक इन्फ्लेशन जो इंडिया की लास्ट 10 ईयर की एवरेज इन्फ्लेशन रही है 6.4 6.5 रही है, तो 6% भी अगर मैं मानूं तो आपको वो 2 करोड़ रुपए के जगह 11.5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, जो उतने पैसे की जरूरत पड़ेगी जो आप आज 2 करोड़ से जो भी खरीद पा रहे हैं, वो सेम चीजें खरीदने के लिए उतनी मात्रा में ही, जैसे आप वो ग्रोसरी का एग्जांपल दे रही थी, 11.5 करोड़ रुपए लगने वाले। अब 11.5 करोड़ इकट्ठा करना और 2 करोड़ इकट्ठा करने के लिए एसआईपी की मात्रा बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। 6,000 से काम चल जाएगा अगर महंगाई को हम भूल ही जाएं और महंगाई जीरो हो जाए, जैसे जापान में थी अर्जों तक। अब इंडिया तो ऐसा है नहीं, हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है, तो 33,000 एसआईपी की जरूरत पड़ेगी आपको वही 11.5 इकट्ठा करने के लिए। तो 11.5 के अमाउंट पे तो बड़ा इंसान खुश होता है कि भाई 11.5 करोड़ में तो आराम से रिटायर हो जाऊंगा, बट वो 11.5 करोड़ की कीमत सिर्फ आज के 2 करोड़ जितनी होगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने बताया कि इन्फ्लेशन को जब आपने जोड़ा 2 करोड़ की रकम में, तो वो 2 करोड़ की रकम एक्चुअली लगभग 11.5 करोड़ के बराबर है आज से 30 साल के बाद। जो आप सोच रहे हैं, अगर हम 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से भी जाने तो उस हिसाब से कितना डिफरेंस है। आपने सोचा होगा कि 2 करोड़ रकम बनाने के लिए तो मुझे मात्र 6,000 रुपए की एसआईपी लगेगी, लेकिन वास्तविकता में वो 11.5 करोड़ रुपए कमाने के लिए आपको 33,000 रुपए की एसआईपी आज की तारीख में लगेगी। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। पर यही गोल जब हम लॉन्ग टर्म में विकास एजुकेशन की तरफ लगाते हैं
बच्चे की पढ़ाई का लक्ष्य है तो यहाँ पर तो एजुकेशन इन्फ्लेशन भी जुड़ जाता है जो लगभग लगभग 10% हर साल से बढ़ता है। तो क्या हमें इस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए? एक तो 6% का इन्फ्लेशन है ही, फिर उसमें एजुकेशन इन्फ्लेशन है ही, तो मतलब इसमें तो मार्जिन और भी ज्यादा होना चाहिए। क्या इसी तरीके से प्लानिंग हो? जी हमेशा, और इसीलिए साथ ही हम सभी अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बोलते हैं कि स्पेशली एजुकेशन की जब बात करते हैं तो इन्फ्लेशन इतना हाई होता है उसका, सो इवेंचुअली अगर आप पूरा पैसा खर्च अपना, और एक मैं एक मिडिल मिडिल इनकम की बात कर रहा हूँ, एचएनआईस की बात नहीं कर रहा, कि एक आम आदमी को अगर एजुकेशन को ही फंड करने के लिए पूरा पैसा लगा दिया तो रिटायरमेंट के लिए उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप हायर एजुकेशन में जब बच्चे जा रहे हो, स्पेशली हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप फिर एजुकेशन लोन लीजिए, और जो आपने ओवर द पीरियड अपना एसआईपी के थ्रू या अदर सेविंग्स की हुई है, जो इनिशियल पेमेंट है आप उससे करिए, सो दैट कि जब बच्चा एक बार पढ़ के आ जाए और अगर उसके ऊपर और कोई लाइबिलिटी नहीं है, जैसे घर का ईएमआई या कुछ और लाइबिलिटी नहीं होगा, तो आस्क योर किड्स, बच्चों को बोलिए कि अब आप जॉब करना शुरू कर दिया है तो अपना ईएमआई आप थोड़ा थोड़ा सर्विस करिए, सपोर्ट जरूर कीजिए। सो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने पूछा तो मैं ये बोलूंगा कि आप पूरा का पूरा जो अपना इन्वेस्टमेंट और सेविंग है, हाँ यदि आपके इनफ्लोज बहुत अच्छे हैं और आपको लगता है कि आप लोन नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी लेने की, तो डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए। बट इट इज ए नेसेसिटी। अगर आप एक जनरल ट्रेंड देखेंगे मासिस का, तो बहुत सारा पैसा जो है एजुकेशन में चला जाता है और फिर रिटायरमेंट पे कुछ नहीं बचता। तो इसीलिए रिटायरमेंट के लिए आप तैयारी ज्यादा अच्छे से करिए, एजुकेशन की भी करिए, लेकिन यदि आपको लगता है कि एजुकेशन को फंड करने के लिए आपका रिटायरमेंट का किटी निकाल के दे रहे हैं, तो वो एक सही कदम नहीं होगा। उस समय आपको एजुकेशन लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है और वो लेना चाहिए। क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कोई लोन नहीं है, एजुकेशन के लिए लोन उपलब्ध है। जरूरत पड़ने पर आप उसका फायदा ले सकते हैं, उसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो ये आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना है कि आपका जो मेन फोकस कहां पर है। लेकिन महंगाई को फैक्टर इन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में, जिसकी अहमियत हम समझा रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। फिरोज, अब सवाल यही होता है कि वो स्ट्रैटेजीज क्या हो जिससे कि महंगाई को मात दी जाए। हम हमेशा कहते हैं कि अपने लक्ष्य आधारित निवेश कीजिए, हमेशा गोल पर आपकी नजर रहनी चाहिए। तो गोल बेस्ड स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई जाए जिससे कि महंगाई को मात देने में आसानी हो? स्वाति जी, देखिए 4 एसेट्स हैं जिसने व्हिच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। 2 ग्रोथ एसेट्स हैं, रियल एस्टेट और इक्विटीज ग्रोथ एसेट मानी जाएंगी, गोल्ड एंड डेट प्रोटेक्शन एसेट मानी जाएंगी। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। अब अगर आपको महंगाई को मात देना है तो इक्विटीज एंड रियल एस्टेट का सहारा लेना पड़ेगा। अब रियल एस्टेट के खुद के इतने डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि अमाउंट ज्यादा होती हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एस्ट्रोनॉमिकल होती हैं, तो इक्विटी एक मात्र जरिया हो जाता है जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जरूर दे सकता है। अब इक्विटी में इन्वेस्ट करने में लोगों को दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि वो उतार चढ़ाव दिखाता है, बट लंबी अवधि में हमेशा अच्छा रिटर्न देता ही देता है अगर आप सही व्हीकल से इक्विटी में पार्टिसिपेट करें, ना कि 4 स्टॉक खरीद के ये प्रार्थना करें कि 15-20% की रिटर्न आ जाएगी, 2 स्टॉक अगर आधे हो गए तो लोगों का तजुर्बा इक्विटी से खराब होता है। लास्ट 22 सालों में इक्विटी ने सिर्फ 4 कैलेंडर ईयर्स में नेगेटिव रिटर्न दी। बट कोई भी रिटेल निवेशक से बात करो तो उनकी जो इक्विटी की परसेप्शन है वो रिस्क कई ज्यादा उनके मन में है। बट अगर 22 साल में सिर्फ 4 ऐसे कैलेंडर ईयर हैं जहां नेगेटिव रिटर्न आई है, तो हमें ये प्रचार करना चाहिए। और इक्विटी एक बहुत बेहतरीन इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट तो है ही, पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर समझो किसी के पास छोटी अवधि का है जैसे 3 साल, तो 20 लाख की बेंचमार्क और पासिंग मार्क हो जाएगी 23 लाख की। तो आपको 3 साल में 23 लाख को तो बीट करना ही करना है ताकि महंगाई को मात दे पाए। तो ये करने के लिए अगर आप 30 इक्विटी और 70 डेट भी करते हैं तो मेरे हिसाब से ये 23 लाख को आप पासिंग मार्क को पार कर जाएंगे। अगर आपके पास 5 साल हैं, जैसे मैं कह रहा था कि इन्फ्लेशन भी कंपाउंड होती है, तो आपको अब 67 लाख पासिंग मार्क चाहिए होगी 50 लाख पे, ना कि 20 लाख के 23 नहीं, 50 के 67 चाहिए होगी। तो उसके लिए आपको 70-30, 70 फेवरिंग इक्विटी की पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी। अब आप देखिए उदाहरण जो 15 साल वाला है, ये क्लियरली दर्शाता है कि कैसे इन्फ्लेशन भी कंपाउंड होती है। अगर 1 करोड़ रुपए की अमाउंट की जरूरत थी तो अब पासिंग मार्क 1 करोड़ नहीं है, 2.39 करोड़ की है। तो आपको 80-20 की स्ट्रेटजी लगेगी, 80 इक्विटी 20 डेट। ये मैं मानता हूं कि बाकी अदर एसेट्स तो इंडियंस को बड़ा प्रेम है फिजिकल एसेट से, वो तो ऑलरेडी एक्सपोजर ले ही लेते हैं। इंडिया में 51% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स इज इन फिजिकल एसेट्स। तो उसको मैं छोड़ के ये 2 की प्रोपोर्शंस बता रहा हूं। तो ये पासिंग मार्क अगर आपको पार करना है
तो ये एलोकेशन फ्रॉम एन एसेट एलोकेशन स्टैंड पॉइंट वुड बी रेलेवेंट। तो एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा फिरोज बता रहे हैं कि छोटी से लंबी अवधि तक आपको लगभग कैसा इक्विटी टू डेट एलोकेशन रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और वास्तविक के साथ जो आपका महंगाई को जोड़कर कॉर्पस जो आपका होना चाहिए उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। सही एसेट मिक्स के हिसाब से विकास, यूजुअली हम कहते हैं कि जो इक्विटी है वो मात देने में कारगर है किसी भी महंगाई की सिचुएशन में। डेट थोड़ी कुशनिंग करने के लिए ज़रूरी है और पोर्टफोलियो में गोल्ड भी ज़रूरी है। तो इन तीनों ही एसेट क्लास का अगर मिक्स समझे, अगर किसी को एक इन्फ्लेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बनाना हो, तो आपकी नज़र में वो एसेट मिक्स क्या रहेगा? सो क्या होता है कि हर एक मिक्स जो है वो एक इंडिविजुअल की रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि हम एक एग्रेसिव इन्वेस्टर ले लेंगे तो उनका इक्विटी एक्सपोजर कैन गो एज हाई एज 70% 80%। बट अगर हम ये मान के चलें कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो रिस्क नहीं लेना चाहते, ये प्लीज मान के चलें कि विदाउट इक्विटी एक्सपोजर लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। जैसे इस समय फिक्स डिपॉजिट के रेट्स अच्छे चल रहे हैं, तो प्रोबेबली अभी जैसे रिसेंट डेटा आया कि इन्फ्लेशन 5% की दर से नीचे आ गई है इंडिया में, जो अप्रैल का भी डेटा आया है। पर इस तरह के मौके हमेशा बार बार नहीं होंगे कि जहाँ पे आपका फिक्स डिपॉजिट रेट बहुत हाई होंगे और इन्फ्लेशन बहुत लो होगा। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा बहुत चेंज होता ही रहेगा। लेकिन इक्विटी का आपका, आप जितने भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर रहें, तो भी 15-20% अगर इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, स्वाति जी, क्या करते हैं कि अपने जो घर पे रह रहे हैं उसको एसेट मान के चलते हैं। एक्चुअली वो एसेट नहीं है, बिकॉज एसेट इन द सेंस कि वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो रिटर्न नहीं दे रहा, बिकॉज आप वो घर यूज कर रहे हैं तो उसकी आपको कोई रिटर्न नहीं आ रही। तो आप अपनी कैलकुलेशन में उसको तो मत लीजिए। तो ज्वेलरी है, बनी हुई ज्वेलरी जो घर के अंदर रखी है, वो आपकी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगी, बिकॉज वो आपको किसी भी तरह का रेगुलर इनकम नहीं दे रहा है। और यदि वो बेचने जाएंगे तो उसमें मेकिंग और ये सब डालेंगे तो आपका रिटर्न भी कोई बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो कमोडिटीज में अगर गोल्ड लेते हैं लोग या सिल्वर लेते हैं तो बार की फॉर्म में या कॉइन की फॉर्म में लेंगे तो वो मैं इन्वेस्टमेंट उसको बोलूंगा। रियल एस्टेट अगर लेते हैं तो जहाँ रह रहे हैं वो नहीं, जो दूसरा प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल है या रेसिडेंशियल है, उसको मैं मानता हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से है। बट यदि उससे आपको रेंट आ रहा है और रेंट की 2.5-3% है तो भी इन्फ्लेशन बीट नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू कैलकुलेट कि आपका यील्ड कितना आ रहा है। इसके बेसिस पे ही आपका पोर्टफोलियो जो है आपके इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। और बेयर मिनिमम में मैं बोल रहा हूँ कि 15-20% अगर ये चीज आपके पोर्टफोलियो में नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के बाद विद इन मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन या फिर स्कीम की डाइवर्सिफिकेशन भी कितनी इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, इसका भी जरा फंडा समझेंगे। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। तो महंगाई को मात देने वाला निवेश कैसा हो, महंगाई में भी कैसे कमा सकते हैं मुनाफा और कैसे करें वेल्थ में इजाफा, इसी पर कर रहे हैं चर्चा फिरोज अजीज और विकास पुरी से। फिरोज, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही अलग अलग लेवल्स का डाइवर्सिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट है और इसमें मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद इन स्कीम्स, विद इन मार्केट कैप्स, आपकी नज़र में वो डाइवर्सिफिकेशन कैसा हो सो दैट बेस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज भी मिले और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न का भी फायदा हो? स्वाति जी, देखिए 2018 के बाद सेबी ने हम सब इन्वेस्टर्स की, एज एन इन्वेस्टर, एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबकी लाइफ थोड़ी सिंपल की और एक स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन लाए लार्ज कैप की क्या मायने होती है। वरना हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हर म्यूचुअल फंड कंपनी की लार्ज कैप की डेफिनेशन अलग अलग थी। तो अब जो कंट्री की जो टॉप 100 कंपनीज हैं मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से, उनको लार्ज कैप करार दिया गया। जो अगली 150 कंपनियां उनको मिड कैप करार दिया गया। उसके बाद जो भी बचती हैं उन सबको स्मॉल कैप का नाम दिया गया। आज 3000 करोड़ से ऊपर और आपके पास ऑलमोस्ट 400 कंपनियां हैं। 5 साल पहले सिर्फ 200 कंपनियां थी। तो इंडियन मार्केट्स की, कैपिटल मार्केट्स की डेप्थ ऑफ अच्छी रीजनेबल साइज कंपनीज की भी काफी बड़ी है। तो स्मॉल कैप का नाम 5 साल पहले भी स्मॉल कैप था, आज भी स्मॉल कैप है। बट 5 साल पहले स्मॉल कैप की सबसे बड़ी कंपनी 8000 करोड़ की थी, मार्केट कैप की आज 16000 करोड़ की है, बट नाम वही का वही है। सो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको बराबर से एलोकेशन करना है। लार्ज कैप में 50-55%,
मिड कैप में मेरे हिसाब से अगले 1-2 साल के लिए 150 कंपनियां जो हैं उसमें एलोकेशन थोड़ा कम रखना चाहिए, 15 to 20% रखना चाहिए। स्मॉल कैप में अप टू 25% रख सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस स्मॉल कैप का खराब रहा है, इसलिए फ्यूचर मेरे को ज्यादा ब्राइट लगता है। दैट्स द मार्केट कैप एलोकेशन। सेकंड, काफी सारे रिटेल निवेशक जब हमें भी क्वेरीज भेजते हैं तो काफी सारे फंड्स खरीदते हैं, काफी सारी कैटेगरीज खरीदते हैं जो इररेलेवेंट है। हाइब्रिड मेरे हिसाब से इररेलेवेंट है, सेक्टर फंड्स इररेलेवेंट है, थीमेटिक स्कीम्स irrelevant है। 8 important mathematically derived at categories are large and mid cap, flexi cap, focused, multi cap, small cap और contra। इस कैटेगरीज के फंड्स पे तवज्जो ज्यादा देनी है। ये 8 कैटेगरी में भी अगर इंसान रहे तो उनकी रिस्क सीमित रहेगी और मैनेजमेंट की जरूरत काफी हाफ हो जाएगी अगर वो सेक्टर फंड्स नहीं खरीदते तो। और विकास, आपके नजर में कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए अभी एट द मोमेंट पोर्टफोलियो में शामिल की जानी चाहिए? जैसे अगर आप देखेंगे कि लार्ज कैप कैटेगरी, तो अगेन मैं थोड़ा सा डेटा पॉइंट्स अगर बताऊं तो लार्ज कैप फंड्स जो है, अगर आप उनको 10-15 ईयर्स का अगर एक होराइजन देखेंगे तो एवरेज रिटर्न 12 से 13-14% का ये जो बैंड है, इसमें आपको मेजरली लार्ज कैप फंड्स का रिटर्न दिखेगा। तो एक लॉन्ग टर्म उसमें देखेंगे। मिड कैप फंड्स थोड़ा सा रिलेटिवली हायर रिस्क होता है, बट रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से वो 15 to 18% की बैंड है जो आपको दिखेगी कि ये रिटर्न इनका बनता है। फिर उसके बाद में बात है कि बहुत सारे जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो ये चाहते नहीं है कि हम प्योर इक्विटी एक्सपोजर लें, तो उनके पास एक कैटेगरी होती है कॉल्ड इक्विटी सेविंग्स फंड होते हैं या फिर प्योर डेट फंड होते हैं, जिसका कॉम्बिनेशन भी उनके लिए। और ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि वो जो जो लोग, कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा 1%, 1.5% की वजह से एक बहुत रिस्की एसेट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर वो उनके बाद उनका पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो ही रिटर्न नहीं आता। तो म्यूचुअल फंड आपको हर तरह की कैटेगरी के फंड देता है, इसमें लार्ज कैप हो गया, इक्विटी साइड में मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। इसके अलावा जैसे दूसरे जो कैटेगरीज होगी प्योर डेट फंड, तो कॉम्बिनेशन में खेला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर रहेंगे तो वो 70-80% अगर डेट फंड लेते हैं तो एक लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड ले लें। उसका रिस्क जो बीटा या रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा कम रहेगा, बट एटलीस्ट वो आपको 8-9% की अगर यील्ड बना के दे सकते हैं या 9 to 10% की यील्ड दे सकते हैं, तो वो बहुत आइडियल सिचुएशन रहेगी। तो दिस इज समथिंग अगेन वेरी सब्जेक्टिव टू इंडिविजुअल कि उसका कैश फ्लोज कैसे है, उसका प्रोफाइल कैसा है, उनकी उनकी फैमिली परिस्थिति कैसी है। कई बार एक बहुत ही सीनियर सिटीजन होंगे लेकिन बहुत फिल्दी रिच होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास, तो उनको कोई जरूरत नहीं है कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाने की। और वहीं पे अगर कोई बहुत यंग है और अकेला ब्रेड विनर है अपनी फैमिली का और कोई उसमें काम नहीं कर रहे हैं, कैश फ्लो सिर्फ एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर चाहे वो जितना भी यंग हो, उनको पोर्टफोलियो अपना थोड़ा कंजर्वेटिव रखना पड़ेगा। तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव कि आपकी नीड क्या है, उसके बेसिस पे आप अपने पोर्टफोलियो पे बनाएंगे। ओके, फिरोज, हमने इक्विटी की बात की, डेट की हमने चर्चा की है, स्कीम्स की भी बात की है। जो बाकी एसेट क्लास है, जैसे हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, उसमें लोगों का मानना है कि उसमें भी मतलब वो ट्रेडिशनली काफ़ी ज़्यादा लोगों की पसंद रहा है इन्वेस्ट करने का, पर जब महंगाई को मात देने की बात आती है तो रियल एस्टेट कहाँ स्टैंड करता है? देखो, महंगाई को मात देने के लिए रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा एसेट क्लास है। हाँ, पूरी इंडिया ही रियल एस्टेट है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, लैंड है, हम सब रियल एस्टेट में बैठे हैं। तो रियल एस्टेट की जो बर्ताव है वो अलग अलग कैटेगरीज में बहुत डिस्टिंक्टली डिफरेंट है। अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमने एक रियल एस्टेट एग्जिट डिपार्टमेंट चालू किया था 2-3 साल पहले। लास्ट ईयर हमने 47 प्रॉपर्टीज क्लाइंटों की बिकवाई। तो उसमें जो एवरेज होल्डिंग पीरियड आई, ये सब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज अपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूं इन डिफरेंट सिटीज, 13.68 इयर्स की होल्डिंग पीरियड थी, 58 करोड़ डाले थे, निकल के आए 125 करोड़। रिटर्न अगर पर एनम, जो रियल एस्टेट में कोई भी कैलकुलेट नहीं करता है, अगर पर एनम कंपाउंडेड रिटर्न इस 47 प्रॉपर्टीज की कंप्यूट करूं बिफोर ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो 6.99% आई। और अगर ये निफ्टी में उसी दिन, रजिस्ट्री के दिन, अगर निफ्टी में इन्वेस्ट होते, खाली ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चेक करें तो ये जो 125 करोड़ की प्रॉपर्टी एग्जिट हुई वो 206 करोड़ होती, और निफ्टी की रिटर्न उसी दिन से 11.86 है इस 47 प्रॉपर्टी से। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गेट टू, स्वाति, इज रियल एस्टेट एक वेरी डाइवर्स एसेट क्लास है। लैंड में लोगों के पैसे बने हैं, अपार्टमेंटों में लोगों के पैसे नहीं बने, अनलेस
वो बुकिंग के पहले, ओसी के पहले, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के पहले बिल्डर को पैसा देके प्रॉपर्टी खरीदें, जिसमें बिल्डर की भी रिस्क आ जाती है, तो वो रियल एस्टेट रिस्क नहीं कहलाएगी। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप लैंड खरीदते हैं तो आप इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं। अगर आप अपार्टमेंट खरीद के ये मान रहे हैं कि हैंडसमली आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, डेटा ये नहीं कहता, बट इंडियंस की आदत है कि वो रियल एस्टेट को कितने गुना में उसमें मेजर करते हैं कि मेरे पैसे 4 गुना हो गए, 3 गुना हो गए, 10 गुना हो गए। सबसे बड़ा एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई भी पर एनम कंपाउंडेड रिटर्न रियल एस्टेट पे अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए उनको समझ नहीं है कि कितनी रिटर्न बनी है पर एनम। आप अपने खुद के एक्स्ट्रा होम्स की कंपाउंडेड रिटर्न करेंगे तो ये 7-8% से ज्यादा आने की संभावना रेसिडेंशियल 10 इयर्स की होल्डिंग पीरियड पे नहीं आ रही है। तो महंगाई को मात देने वाले कुछ विकल्प हमने समझे, कैसे आप एक इन्फ्लेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए फिरोज और विकास, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।